देखो, राजस्थान की स्थिति विस्तार में अपन ने सीमांकन के बारे में लिखा था। तो हमारा राजस्थान चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ है? इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई बताओ कितनी? 5,920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1,000। अंतर्राज्यीय सीमा की 4,800। कितने राज्यों के साथ में? उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर पूर्व में। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? कौन सा है? और दक्षिण पूर्व में? दक्षिण पूर्व, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में क्या है? कौन सा हो गया? पाकिस्तान। सीमावर्ती जिलों की वर्तमान में कितनी संख्या है? कितने हैं? 28। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने? फलोदी सहित कितने हो गए? 5। खंडित जिले कितने? 1 है ना। खंडित जिले कितने हैं? 1। पहले कितने थे? 2 थे। कुछ समय पहले एक अफवाह उसकी भी बना दी गई थी, क्योंकि आजकल मास्टर बहुत हैं। राज संबंध, वहाँ यूट्यूबर बहुत है ना, और कई बार राज संबंध, एक बच्चा कह रहा था कि सर राज संबंध हम अभी कोई कुछ नहीं है, मस्त रहे। खंडित चित्तौड़ी है, बांसवाड़ा खंडित नहीं है, न कोई क्या है कि आपका ब्यावर है। तो ये भाग ये खंडित था, जो टोटगढ़ क्या था? रावली। अब इसके बाद अगला जैसे आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने सीमावर्ती जिले पंजाब को हमारे राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं? हरियाणा को कितने स्पर्श कर रहे हैं? हरियाणा के नहीं, हरियाणा को राजस्थान के कितने जिले? उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को राजस्थान के, और गुजरात। अब कई जिले इस प्रकार के हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने राज्यों की? 2। अब 2 राज्यों की जो सीमा को स्पर्श करेंगे तो उन पे प्रभाव उस क्षेत्र का रहेगा ही रहेगा। जैसे यहां पर हमने लिखा कि ये कौन सा राज्य है? पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जैसे कि स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह के व्यक्ति के साथ अपन बैठते हैं तो उसका रंग तो नहीं आता है। ये नहीं है काले के पास बैठने से काला, गोरे के पास बैठने से गोरा यानी बन जाएगा। मतलब क्या होगा कि उसके गुण आना शुरू हो जाएंगे, उसकी भाषा सीख जाएंगे अपन। वो जैसे काम करता है यानी उस तरह के काम अपन करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं है। तो ये सब जगह प्रभाव पड़ता है, उसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे पंजाब और हरियाणा है, इन दोनों की जमीन उपजाऊ है और इन दोनों की सीमा पर जो जिला है वो कौन सा हो गया? हनुमान। हरियाणा, उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा पर पहले भरतपुर आता था, भरतपुर से ही अलग बना, वो कौन सा हो गया? डी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, इन दोनों की जो सीमा है यही इस पर कौन सा है? धौलपुर। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की सीमा पर कौन सा हो गया? बांसवाड़ा।
तो जहां इसका मतलब ये हम लिखेंगे कि सामाजिक, सबसे पहले भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कि भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और कौन सा हो गया, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से दो दो राज्यों की सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले। कितने जिले हुए, कितने हैं? जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया, हनुमान। हाँ, दोनों की, हनुमानगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमा। अब इस पंजाब हरियाणा दोनों की सीमा पर यह हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ पर भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो प्रभाव है वो किसका देखने को मिलेगा आपको, पंजाब और हरियाणा। सबसे पहले देखिए, पंजाब और हरियाणा की जमीन उपजाऊ है या अनुपजाऊ है? हमारे हनुमानगढ़ की भी क्या है, उपजाऊ है। इनके साथ में हमारी कौन सी सीमा लग रही है, राजनीति। पंजाब में जो सरकार हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, इधर भी आम आदमी पार्टी के अच्छे खासे वोटर्स हैं। दूसरा, जैसे हरियाणा का भी राजनीतिक प्रभाव यानी इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक सांस्कृतिक होता है, रहन सहन खान पान उसी प्रकार का पंजाब हरियाणा की तरह ही होगा। पहनावा देख लीजिए आप, हनुमानगढ़ का, और पंजाबी भाषा का प्रभाव भी मिलेगा, पहनावा भी उसी प्रकार का मिलेगा। धार्मिक प्रभाव, धार्मिक अनुयायी उसी तरीके के होंगे। जैसे डेरा सच्चा सौदा राम रहीम का नाम तो सुना ही है, वो सिरसा में उनका प्रधान कार्यालय, तो इधर उनके अनुयायी खूब है। जैसे अपने जोधपुर में आसाराम बापू के बोल जाता है, प्रधान कार्यालय रह गया ना, तो हाँ धार्मिक है। हाँ, तो उसका जो प्रभाव ये नहीं रहा, तू भी होगा क्या पता है उसका। तो ये इसका प्रभाव है, तो उन पे आपको प्रभाव देखने को ही मिलेगा। जैसे पंजाब में लोहड़ी का त्योहार मनाया आता है, इधर आपको गंगानगर हनुमानगढ़ में मिल जाएगा, तो वो किसका प्रभाव मिलेगा, दाल। इसी प्रकार से जैसे हरियाणा और राजस्थान है, इन दोनों की सीमा पर कौन सा हो गया, डी। डी किससे अलग हुआ, भरत। ये अपने आप को ब्रजवासी मानते हैं, और अभिवादन में उनमें आप देखोगे तो बात बात पर जय बंसी वाले या राधे राधे ही बोलेंगे, क्योंकि प्रभाव किसका है उनपे, उत्तर प्रदेश का। कि प्रभाव किसका हो गया, उत्तर प्रदेश है इसका प्रभाव। तो इसका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, इन दोनों की सीमा पर कौन सा हो गया, दोल। इसी दोल, यह मध्य प्रदेश का भी ज्यादा प्रभाव है, उत्तर प्रदेश का भी प्रभाव। तो उसी तरह का चंबल वाले बीहड़ प्रदेश, यह इसका प्रभाव। पहले, अब तो बहुत ज्यादा सुधार हो गया, पहले कच्छा बनियान गिरोह, एक गिरोह होता था। कौन सा गिरोह था, कच्छा बनियान। धौलपुर वालों को पता, इधर मध्य प्रदेश से एंट्री इधर से ही करता था, बीहड़ प्रदेश। कच्चे बनियान में शरीर पे क्या लगा करके रखता था, ग्रीस लगा के। उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था, चोरी करते थे वो इधर ना। तो इधर से फिर धीरे धौलपुर बनता है, धीरे धीरे उन पे नियंत्रण होता है। बांसवाड़ा, वागड़ी भाषा का मध्य प्रदेश और किसका प्रभाव मिलेगा आपको, गुजरात। तो ये चार जिले इस प्रकार के हैं, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हाँ, और धार्मिक दृष्टि से दो राज्यों के साथ में सीमा बना रहे। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक लाइन लिखिएगा आप, कल सारणी बनाई थी ना अपन ने, उसके नीचे एक लाइन लिखो, भौगोलिक, राजनीतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, तो कर दे बंद, तेरे को घर में नहीं लग रही है तो क्या दिक्कत है। हाँ। देखो,
भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक ही है। नहीं सुन रहा तो आप वापस बंद कर दे। क्या है? गर्मी होगी रे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, अब सही है। गर्मी तपने से और दबाव सहन करने से ही सब कुछ होता है। समझ गया? गर्मी जरूरी है। तो लिखो भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, हाँ भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से दो राज्यों की सीमा बनाने वाले राजस्थान के 4 जिले हैं। राजस्थान में कितने जिले हैं? 4। तो नंबर 1 कौन सा जिला हो गया? हनुमानगढ़। किसके साथ सीमा बनाता है? पंजाब और हरियाणा। नंबर 2 कौन सा? डीग। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और नंबर 3 धौलपुर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और चौथा कौन सा होगा? बांसवाड़ा। मध्य प्रदेश और गुजरात। कि मध्य प्रदेश और गुजरात का। लिख लिया? तो ये 4 जो जिले आते हैं इनमें अब जैसे अधिकतम न्यूनतम जो सीमा है इसके बारे में भी अपन देखते हैं। ये भी अनुमानों पे, जैसे यहां पंजाब है, फिर कौन सा हो गया? हरियाणा। उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश, गुजरात। पंजाब के साथ बताइए ज्यादा सीमा कौन से जिले की लगती? कौन से की? हनुमानगढ़ की? अरे या गंगानगर की? गंगानगर। हनुमानगढ़ कहां से पड़ गया है? तो गंगानगर है या इसकी सीमा, और कम किसकी लग रही है? हनुमान। फिर अगला देखिएगा हरियाणा। हरियाणा के साथ में अधिकतम जो सीमा है वो किसकी है? हनुमान। न्यूनतम सीमा
तो ये यहां तक का जो भाग है, अब न्यूनतम में सीकर भी दिख रहा है। पहले जयपुर हुआ करता, जयपुर से कौन सा बन गया, कोटपुतली बैरो। ये खेरतल का भाग भी हो गया, और ये यहां पर कौन सा आता है, डी, और ये कौन सा है, अलो। तो फिलहाल देखते हुए तो कौन सा हो सकता है, अलो। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बताइए उत्तर प्रदेश के साथ अधिकतम सीमा किसकी होगी, बताओ। ये यहां पर कौन सा आता है, डी, और ये कौन सा है, भरतपुर, और ये कौन सा हो गया, दोनों। तो इनमें आपको पता ही लगाना, अभी कोई कुछ अपन कह नहीं सकते इनके। और बताइए मध्य प्रदेश के साथ अधिकतम सीमा किसकी है, और न्यूनतम सीमा कौन से की, भील। फिर बताइए गुजरात के साथ अधिकतम सीमा किसकी आएगी, किसकी होगी, उदय। न्यूनतम सीमा कौन सी है, बाढ़। तो बस पंजाब हरियाणा वाली में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो पुराने वालों की जिनमें कोई चेंजेस नहीं है, पूछ लेते उसके बारे में, समझ रहे हो। तो इधर अपन ने लिखा जैसे पड़ोसी राज्य या सीमावर्ती राज्य अपन ने लिखा, और इधर अधिकतम सीमा, और कौन सी सीमा लिखेंगे, न्यूनतम। अधिकतम सीमा सबसे पहला जो राज्य है कौन सा हो गया, पंजाब। बताओ पंजाब के साथ अधिकतम सीमा किसकी होगी, श्री गंगानगर। न्यूनतम सीमा दो ही तो हैं, कौन सा हो गया, हनुमान। इसके बाद दूसरा बताइएगा कौन सा है, हरियाणा। बताओ हरियाणा के साथ अधिकतम किसकी है, हनुमानगढ़। न्यूनतम अलवर लिख दे, हाँ अलवर है या नहीं, इस पे अपने को स्टार लगाना है। इसका मतलब समझ गए, है ना। आगे मान लीजिए ये नया है तो पहले चेंज होगा नहीं, लेकिन बाई चांस हो तो अपन चेंज भी करें। और इसके बाद बताइएगा कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ अधिकतम कौन सा हो गया, भरत। न्यूनतम डीग। अब इसमें भी अपने को ध्यान रखना होगा, और इसके बाद आगे वाले में अपने को कोई चेंजेस नहीं। अगला देखिएगा कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। बताइए मध्य प्रदेश के साथ अधिकतम कौन से की होगी, झालावाड़। न्यूनतम भीलवाड़ा। और इसके बाद कौन सा आएगा, गुजरात। बताइए गुजरात के साथ अधिकतम उदयपुर। न्यूनतम बाढ़ में। न्यूनतम कौन सी होगी, बाढ़ में। ये अधिकतम और न्यूनतम सीमा वाला जो भाग अपन ने लिखा, तो ये लिखिए पहले आप।
डन। तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टि से दो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य, और इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम जो सीमा है यह इसके हटा दूं। तो ये तो अपन ने क्या है कि जो इस सीमा वगैरह है यह इसके बारे में अपन ने लिखा था। अब अपना जो जिला गठन है कि नए जो अपन ने लिखेंगे, जिलों एवं संभागों का गठन तथा पुनर्गठन, ये शब्द और जुड़ गया। अब जिलों का गठन और इनका क्या आएगा, पुनर्गठन। दो चीजें आपको देखने को। पुनर्गठन कैसे हुआ कि ये हुआ कि पहले जिलों की संख्या कितनी हो गई, बोलो 50, और अब वापस कितनी कर दी गई, कितने, तो पुनर्गठन हो गया। पहले गठन हुआ और फिर क्या हुआ, पुनर्गठन। पहले संभागों की संख्या 10, अब कितनी कर दी गई, 7, इसलिए पुनर्गठन शब्द आएगा। तो यहां जिला और संभाग है, यह इसके बारे में देखिएगा कि अब ये यहां पर है। सबसे पहले हमारा जो देश है यानी ये आजाद कब होता है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के साथ साथ में इस समय देश का क्या होता है, विभाजन। और इस विभाजन के कारण सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रादेशिक असंतुलन हो गया था। अंग्रेज बड़े कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने बहुत दयनीय स्थिति हमारी बना दी। प्रादेशिक असंतुलन ऐसा कि जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें कि ये भारत और पाकिस्तान है, ये इधर भी पाकिस्तान बना दिया, ये पाकिस्तान। अब यहां पर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता था, कपास। और जहां बांग्लादेश है वहां पर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता था, जूट का। हमेशा नियम यही होता है कि जिस क्षेत्र में कच्चा माल होता है उद्योग वहीं लगाना, लेकिन अंग्रेजों की पहले से ही सोच थी कि हम यहां से एक दिन जाएंगे तो ये वापस नहीं संभल पाए, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह लाइन बनाई, कच्चा माल पाकिस्तान के पास रह गया और उद्योग हमारे पास रह गए। मशीनें अपने पास हैं और कच्चा माल किसके पास चला गया, पाकिस्तान। जैसे आपके पास में रजिस्टर है, पेन सारा मैं छीन लूं आपसे, एक भी पेन नहीं छोड़ू आपके पास, सारे पेन ले लो, रजिस्टर तुम्हारे पास है, और फिर कहूं लिखिए। अब क्या करना है, लिखना। क्या लिखोगे क्या, थूक लगा के लिखोगे क्या, नहीं लिख पाओगे। यही कंडीशन अपने हो गई थी। इसलिए यह पता है कि यह अपने को नए कृषि क्षेत्र विकसित करने पड़े, इनको नए उद्योग लगाने पड़े। ये उद्योग लगाए तो दूसरे देशों से ऋण लिया, ऋण नहीं चुका पाया तो आतंकवाद का गढ़ बन गया। ये बर्बाद होने की वजह यही है, कट्टरता है, यानी ये क्या है, बर्बाद होने के प्रमुख इसके लक्षण थे। बाकी जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा नहरें पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन यहां पर है, लेकिन धार्मिक कट्टरता ने इसको बर्बाद कर दिया।
हमारे अनेक प्रकार की रियासतें थी, अतः उन रियासतों का एकीकरण करना जरूरी था। जब देश आजाद हुआ तो आजादी में क्या किसी बड़े राजा महाराजाओं का योगदान आजादी दिलाने में योगदान रहा, या अंग्रेजों का सपोर्ट करने में योगदान रहा? किसका सपोर्ट किया उन्होंने? अंग्रेज। हमारे पूर्वजों ने, जो आम आदमी थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वो खास तब बन गए, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लोगों के वो आइडियल बन गए थे, उन्होंने नेतृत्व किया, तब वो क्या बन गए? लोगों के आइडियल बन गए। चाहे वो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, नेताजी हो, है ना, ये आइडियल कोई बड़े परिवारों से नहीं इनका ताल्लुक था, छोटे मध्यम परिवार ही थे, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया। बाबा साहब हो चाहे ना, तो इन लोगों की आइडियल, और इन्होंने अपनी जो संघर्ष देखा उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या है कि संविधान लिखा, जिसने अपने को अनेक प्रकार के क्या दिए हैं, यानी अधिकार दिए। तो इस प्रादेशिक असंतुलन सबसे बड़ी चुनौती थी, प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त करना। और इससे बड़ी चुनौती ये, वो राजा वापस आ गए बाहर निकल करके कि अब हम वापस राजा बनेंगे, रियासतें संभालेंगे, आप वापस जनता अपने अपने घर जाओ। तो जनता ने कहा हम भी पागल नहीं है, इतने 200 साल तक संघर्ष किया है, अब हम संभाल लेंगे, अब तुम्हें घर भेजेंगे, तुमने बहुत राज कर लिया। इसलिए एकीकरण की प्रोसेस शुरू होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते हैं, एकीकरण की शुरुआत होती है। और सबसे पहले 30 मार्च, और सबसे बड़ा संयोग है कि आज भी शायद 30 मार्च ही है, 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान हमारे राजस्थान को पहली बार किसका दर्जा दिया जाता है? राज्य का। कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? ए श्रेणी का नहीं, कौन सी श्रेणी का? बी। पहले ग्रेड होते थे, ए बी सी डी ग्रेड, जितना एकीकरण होता था उसी प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान राजस्थान को कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? बी श्रेणी। बी श्रेणी के राज्य का मतलब यह है कि ए श्रेणी का नहीं, कौन सी श्रेणी का? बी श्रेणी। मतलब जिसका पूरा एकीकरण हो गया था उसको ए ग्रेड देते थे, आधा हो रहा है और उम्मीद है कि अच्छा होगा, उसको कौन सी श्रेणी का दे दिया जाता था? बी श्रेणी। उससे कम है तो वो कौन सी श्रेणी का होता था? सी। ये ग्रेड, जैसे आप पहले छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो मूल्यांकन होता था, आपका पता नहीं मूल्यांकन हुआ या नहीं हुआ। अच्छी राइटिंग वाले को क्या है? A+ दे दिया करते थे, बी देते थे, कईयों को सी देते थे, डी भी दे दिया करते थे, जो सुगला होता था उसको क्या है? डी देते। ऐसे ही ये कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? बी से। कब दिया गया बताओ? 30 मार्च 1949। इसका मतलब राजस्थान को राज्य का क्या दिया आता है? अभी तक नाम नूम तो अलग ही था, कोई रायथान है, राजपुताना है, वो अलग नाम चल रहे थे। एकीकरण पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा तुमने? राजवीर सर की क्लास लगी तो पढ़ लिया होगा, शायद नहीं पढ़ा तो आज शाम को YouTube पे पढ़ लेना, सर की क्लास होगी आज राजस्थान दिवस है ना, विशेष रूप से बड़ी क्लास। अभी क्लास आएगी या आ गई उनकी? अभी आने वाली है ना, तो आज वो बड़े दिमाग चौकड़ी मचाएंगे, वही था ना एकीकरण। तुम्हें उसमें पूरा कब, यानी 7 चरणों में कौन से कितनी बार राजस्थान का नाम बदला है? 7 बार नाम चेंज हुआ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग, यानी वृद्ध राजस्थान, अलग अलग प्रकार का मत्स्य वगैरह, कई सारे जो चरणों के अंदर ही रहा है। तो उसी में यहां पर 30 मार्च 1949 को सबसे पहले राजस्थान को कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? 20। इसीलिए हम 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आज कौन सा दिवस है? राजस्थान है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में किसकी क्लास होगी? किससे संबंधित होगी? राजस्थान, कैसे राजस्थान बना है
उससे संबंधित आपकी आज क्या है, शाम को शायद 6 बजे से क्लास है और पूछ लेना सर को आप। तो ये तो 30 मार्च 1949 है यही इसमें। अब दूसरा आपको यहां राज्य बन गया, तो अब राजा की जरूरत है या नहीं? बोलो, राजा की जरूरत है क्या? राजा की जरूरत है नहीं, मुख्यमंत्री की जरूरत है। मुख्यमंत्री बनाए किसको? और उस समय मुख्यमंत्री पद ही नहीं था, प्रधानमंत्री पद हुआ करता था। पद कौन सा होता था? प्रधान। अब प्रधानमंत्री बनाए किसको? ये तो एकदम से नया पद पहली बार आ रहा है। आज की तरह नहीं थे कि पर्ची निकाल करके बनाना है, कि बहुत ज्यादा क्या हो गए, मुख्यमंत्री हो गए कि कैसे अब इसका डिसीजन कैसे किया जाए कि पर्ची निकालो साहब। तैयार ही नहीं था कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, सब पीछे खिंचा है, मैं नहीं बनूंगा। और वर्तमान में ऐसा है कि कौन किसको गिरा दे कोई भरोसा नहीं। पायलट साहब वेटिंग में रह गए, पूर्व सीएम साहब 2-3 बार बन गया, और भी बनेंगे। अशोक जी की बात है, हाँ, किसी का नंबर ही नहीं आने दे रहे। और इधर वसुंधरा जी पूरे तैस में थे, उनका नंबर ही नहीं आने। तो ऐसा नहीं था, ये राजनीतिक तो स्वार्थ अब हुआ है, पहले लोग बहुत अच्छे थे। पहले पैसों की भूख नहीं थी, देश को अच्छा संपन्न बनाने की भूख थी। इसलिए कि पढ़ा लिखा आदमी हो जो सार संभाल कर सके। तो 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया और पहली बार हीरालाल शास्त्री, कौन है? हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। निर्वाचित नहीं थे, कौन थे? मनोनीत। कि मनोनीत मुख्यमंत्री है, यही वो किनको बनाया आता है? हीरालाल शास्त्री। जबरदस्ती की आपको संभालनी है इस जनता को, समझाया गया, उनको मना कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा, कि नहीं नहीं संभालनी पड़ेगी, कोई तो नेतृत्व करने वाला नहीं तो वो राजा फिर आ जाएंगे। राजा बहुत लास्ट में समाप्त हुए थे, वर्षों लग गए थे राजाओं को समाप्त करने। इंदिरा जी ने किया था सब, फिर भी उनको एक बार तक कहा कि तुम रहो, रखेंगे तुम्हें, ऐसी बात नहीं है। तो हीरालाल शास्त्री है गए, इनको क्या बनाया गया? मनोनीत मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा चलो कि मुख्य मतलब प्रधानमंत्री था उस समय पद, मुख्यमंत्री पद नहीं था, ये तो मैं ही लिख रहा हूं मुख्यमंत्री था। इन्होंने कहा कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होने देंगे, सत्ता का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। सत्ता के पास में भी अधिकार होने चाहिए। इसलिए इन्होंने पहली बार कहा कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए ये कौन सी व्यवस्था लेकर के आते हैं? संभागीय व्यवस्था। ये नहीं कि हर व्यक्ति को राजा की, मुख्यमंत्री की मान, उसके संभाग 2-2, 3-3, 4-4 जिलों के ग्रुप बना करके उनका संभागीय आयुक्त क्या कर दिया जाएगा? नियुक्त कर दिया जाएगा। संभागीय आयुक्त नीचे क्या है? यही उनसे छोटे छोटे पदों को करेगा और इससे सब लोगों की समस्या का समाधान। अतः प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की गई? बताइए, सबसे पहले कितने संभाग बनाए जाते हैं? 5। शुरुआती दौर में कितने संभाग बनाए गए? 5। पहला संभाग कौन सा आता है? जयपुर। दूसरा जोधपुर संभाग भी बनाया गया, बीकानेर संभाग भी बनाया जाता है, उदयपुर संभाग है ये भी बनाया गया, और उदयपुर के साथ साथ में कौन सा संभाग हो गया? कोटा। कुल मिलाकर के कितने संभाग बनाए गए? 5। तो यही क्वेश्चन है कि संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया था? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा कब दिया गया? 30 मार्च 1949। हाँ, ये राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मना। अब एकीकरण का काम चलता रहा। आगे स्थिति यह आती है कि 1 नवंबर
1956 को राजस्थान का क्या होता है? पूर्ण एकीकरण। हाँ, कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण। अजमेर जो रियासत थी वो बीच में थी, इसको मिलाने में जोर आया थोड़ा। साम दाम दंड भेद की नीति है, यानी इससे ये बीच में और रह गया और ये मिलने के लिए तैयार नहीं था। ये बीच में एक पाकिस्तान बन रहा था लगी, इसलिए इसकी शर्तें माननी मजबूरी हो गई कि जो शर्तें कहेगा वो माननी पड़ेगी। तो अजमेर की शर्त यही थी कि अजमेर था, अजमेर है, अजमेर रहेगा। ये यहां के राजा की शर्त भी रखी गई। अब यह थी कि अजमेर एक जिला होगा अलग से। अब तक जो एकीकरण के चरण हुए थे उनमें 25 जिले बन चुके थे। कितने जिले बन चुके थे? 25। इसलिए अजमेर को कौन सा जिला बनाया गया? 26वां जिला। यह ध्यान रखना, अजमेर को कौन सा जिला बनाया गया? 26वां जिला बनाया गया। तो बताइए अजमेर को 26वां जिला कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956। और राजस्थान का पूर्ण एकीकरण भी कब होता है? 1 नवंबर 1956। अब वो ABC ग्रेड हटा दिया गया, राजस्थान पूर्ण राज्य है, यानी वो बन चुका। एक अजमेर की शर्त थी कि वो संभाग भी होगा। क्या होगा? संभाग। किसी दूसरे संभाग में जाकर के नहीं मिलेगा, खुद का क्या होगा? संभाग। तो ये संभाग बनाना, अब एक जिले से इतने संभाग थोड़ी परिवर्तित हो सकते हैं। तो उसको आश्वासन दिया गया कि बिल्कुल आपको संभाग मिलेगा। कुछ समय तक नहीं मिला तो उसने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो इसको आश्वस्त करने के लिए जयपुर संभाग का नाम, यहां अजमेर संभाग बनाया नहीं जाता है, जयपुर संभाग का नाम ही कौन सा संभाग कर दिया जाता है? अजमेर। जयपुर संभाग का नाम क्या किया जाता है? अजमेर संभाग किया जाता है। न कि 6 संभाग बने। संभाग कितने हैं? 5। जयपुर वाली प्लेट उखाड़ दी गई और उसके ऊपर कौन सी प्लेट चिपका दी? अजमेर की। ये अब लेके खुश रह, तो तेरा संभाग बन गया। आगे आम चुनाव होते हैं। इससे पहले टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बन चुके थे निर्वाचित रूप से। फिर जो आगे चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में सरकार बनती है मोहनलाल सुखाड़िया की। सुखाड़िया सरकार ने इस संभागीय व्यवस्था पर गहन अध्ययन किया। लोगों की अलग अलग मांग थी और एक दिन इन्होंने क्या किया? अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। खत्म ही करो इसको। बताइए संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया सरकार है, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे अब तक ये, है ना? ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। और ये जब तक सत्ता में रहे तब तक इन्होंने इस संभागीय व्यवस्था का चूंचपट ही नहीं होने दिया कि अलग अलग लोगों की मांग है वो खत्म ही रहे। हाँ, कि संभागीय। वैसे इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। कि आधुनिक राजस्थान का इनको क्या बोलते हैं? निर्माता। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त, ये जब तक सत्ता में रहे तब तक इन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरू नहीं। तो बताइए राजस्थान को सबसे पहले राज्य का दर्जा कब दिया गया? 30 मार्च 1949। मनोनीत मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री के द्वारा कितने संभाग शुरू किए गए? इसका मतलब संभागीय व्यवस्था का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया?
राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब होता है? 1 नवंबर 1956। अजमेर को कौन सा जिला बनाया गया? जयपुर संभाग का नाम क्या किया आता है? अजमेर। संभाग कितने रहते हैं इस समय? 5 या 6? 5 ही संभाग रहते हैं। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? कब किया था? और जब तक सत्ता में रहे तब तक क्या संभागीय व्यवस्था को शुरू किया इन्होंने? नहीं। यहां तक की तो ये स्टोरी है। अब आगे और अपन देखते हैं। तो पहले नए टॉपिक का नाम आप लिखिएगा, जिलों एवं संभागों का गठन तथा पुनर्गठन। लिखे? तो लिखो, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 को सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। कि कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? 20। हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्होंने प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। सर्वप्रथम 5 संभाग बनाए गए। सर्वप्रथम 5 संभाग बनाए गए। 5 नाम लिखिए। एक तो जयपुरी, जोधपुरी, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। बीकानेर, उदयपुरी, कोटा। एक नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को
राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। कुछ समय बाद जयपुर संभाग का नाम अजमेर संभाग कर दिया गया। जयपुर संभाग का नाम है अजमेर संभागे कर दिया गया। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो बताइएगा संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? इनको आधुनिक राजस्थान का क्या बोलते हैं? निर्माता बोलते हैं। जब तक सत्ता में रहे तब तक संभागीय व्यवस्था का टंटा ही खत्म। अभी 26 जिले और 5 संभाग चल रहे थे। देखो, कोई भी चीज में प्रशासन के अंदर हर चीज में अगर सुदृढ़ता लानी है तो उसका हम प्रशासकीय विकेंद्रीकरण कर दें, तभी सुदृढ़ता आती है। जैसे गुजरात है, गुजरात छोटा राज्य है, राजस्थान की तुलना में काफी छोटा है, और उसमें भी 33 जिले हैं। 1,96,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास ही, मतलब 2 लाख से कम ही उसका एरिया है, और जिले कितने हैं? 33। एक से दूसरा जिला 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारे यहां जिला हेडक्वार्टर ऐसा कोई जिला ही नहीं है कि 20 किलोमीटर एक से दूसरे जिले में अपन जाएंगे 20 किलोमीटर दूर मिल जाए। है कोई जिला ऐसा? यहां तो 300-300 किलोमीटर तक ही जिला नहीं आता है। तो प्रशासन मजबूत नहीं हो पाएगा, और उसमें फिर क्या होता है कि कोई भी कार्य समय पर, अपराध भी हो गए तो वहां तक पुलिस पहुंचेगी, तब तक तो अपराधी निपटू के चला जाएगा, सब कुछ दूसरी जगह चला। और यही स्थिति को देखते हुए, जैसे ये यहां पर पूर्वी जो राजस्थान है, इस पूर्वी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, चंबल का बीहड़ प्रदेश ये सबसे ज्यादा डकैती से प्रभावित था, और धौलपुर जिला नहीं था, धौलपुर भरतपुर का ही अंग हुआ करता था। अब लोग यहां रहने वाले लोग जब भरतपुर ही जाते और वापस अपने एरिया में आते, कोई भी सामान खरीद करके, तो लोग लूट लाट करके लेके भाग जाते। चंबल वाले बीडू में भाग जाते। वो
कितने लोग हैं धौलपुर के? पहले ऐसा हुआ करता था, है ना? इसलिए अभी इन लोगों को बचाया जाए उन चंबल के डकैतों से। ये नहीं है, ये नागरिक है वहां के, आप ध्यान रखें। हाँ, कई सोच रहे हैं कि ये इधर है, ये तो नागरिक हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या थी? हमारी थी। इसलिए भरतपुर है इसमें कि यहां अगर अपने एक जिला बना देते हैं तो जिला कलेक्टर भी नया होगा, एसपी भी क्या होगा? नया। पुलिस बटालियन भी क्या होगी? नहीं। और इन लोगों को दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए यानी एक नए जिले का गठन किया जाता है। और वो नया जिला कब बनाया जाता है? धौलपुर वाले ही बताएंगे इनका जिला कब बना। हाँ बेटा, जोर, इतना जोर से बोल कि मेरे पास आवाज आ जाए। 15 अप्रैल 1982। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये 27वां जिला बनता है। कौन से नंबर का जिला बनता है सर? तो बताइए 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर। बताइए धौलपुर जिला कब बनता है? तारीख सुनाई दी आपको, कितनी अप्रैल थी? 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को कौन से नंबर का जिला बनाया गया? 27वां जिला। अब भी मैं एक क्वेश्चन फिर पूछूंगा, जिसको आता है वही आंसर देगा। जब 27वां जिला बनाया गया था उस समय, खड़े हाथ करना है जिसको आता है, मुख्यमंत्री कौन था? वेरी गुड, 2 लोगों ने हाथ खड़े किए। इसका मतलब पढ़ाई के प्रति अच्छा चलो आप बताइएगा, बहरू सिंह आप बताइएगा। शिवचरण, ताली बजाइए इसके लिए। शिवचरण माथुर। तालियों में भी दम नहीं है, मरे पड़े सर। क्या है तुम्हारा? ये मास्टर बनेंगे, राजस्थान दिवस हो रहा। ताली बजाइए उसके लिए, शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। जिसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अरे तुम्हें आ नहीं रहा, उसका मनोबल तो बढ़ाइए कम से कम। शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में 27वां जिला कौन सा बनता है? धौलपुर। कब बनता है? 15 अप्रैल 1982। कि 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बनाया जाता है। अभी भी संभागीय व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। संभागीय व्यवस्था तो बंद ही है। आगे चुनाव प्रचार होते हैं और चुनाव प्रचार में अलग अलग पार्टियां आती है और पार्टियां ये कहती है कि सत्ता का काफी दिनों से केंद्रीकरण हो चुका है। सत्ता का बहुत दिनों से विकेंद्रीकरण करने वाला आदमी था, कुछ साल ही विकेंद्रीकरण चला, फिर सत्ता ने क्या कर दिया? केंद्रीकरण। और सत्ता ने जैसे ही केंद्रीकरण किया तो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। अगर हमारी सत्ता बनती है तो हम क्या करेंगे? पुनः विकेंद्रीकरण कर देंगे सत्ता का। यह कहना था हरिदेव जोशी का। किसका कहना था? हरिदेव जोशी। कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता का पुनः विकेंद्रीकरण होगा और जिस व्यवस्था को समाप्त किया गया था उस व्यवस्था को पुनः क्या कर दिया जाएगा? पुनः शुरू कर दिया जाएगा। और यही काम उनकी सत्ता में वापसी होती है। और जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। बताइए, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने का काम किसने किया? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया।
बताइए अब संभाग यहां 1900 और सबसे बड़ी बात है जयपुर संभाग को उसका नाम लौटा दिया कि वो दिन तेरा नाम हमने रख लिया। वैसे तो क्या रख लिया, 3-4 साल ही रख पाए थे, उसके बाद में खत्म ही कर दिया, लेकिन उसको वापस लौटा दिया गया। अजमेर को कौन सा संभाग बना दिया आता है? छठा संभाग। किसको बनाया गया? अजमेर। अधीनस्थ बोर्ड ने यह क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा। अजमेर को संभाग कब बनाया गया? 1956, 1958, 1987 और 2004 ये ऑप्शन में दिए गए थे। बताइए कब बनाया गया? कब बनाया गया था? 1987। पहले संभाग अजमेर बनाया नहीं गया था, जयपुर संभाग का नाम ही क्या किया गया था? अजमेर संभाग। गठन तो यहां होता है। संभागों की संख्या 1987 तक बताइए कितनी होगी? कितने संभाग हो गए? 6। छठा संभाग कौन सा बना? अजमेर संभाग की घोषणा किसने की? हरिदेव जोशी ने। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? पुनः शुरू किसने किया? यह क्वेश्चन भी आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया है 2016 में। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया और पुनः शुरू किसने किया क्रमशः? तो बताइए समाप्त किसने किया था और शुरू किसने किया था? तो यहां समाप्त तक लिख लिया था अपन ने। अगला लिखिएगा आप। 15 अप्रैल 1982 को 15 अप्रैल 1982 को शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में, ये सीएम हुआ करते थे उस समय, शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में है, धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया। धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया। कि शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में धौलपुर को कौन सा जिला बनाया आता है? 27। जनवरी 1987 में, जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया और अजमेर को छठा संभाग, अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। तो बताइए 1987 में कितने संभाग थे? जिले कितने जिले हो गए? 27। कि 27 जिले और कितने संभाग हो गए? 6 संभाग। लेकिन राजस्थान तो भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य था, इस समय दूसरा बड़ा राज्य हुआ करता। पहले नंबर पे तो कौन सा था? मध्य प्रदेश। और इस भौगोलिक विस्तार और प्रशासकीय मजबूती देने के लिए अभी बहुत सारे जिलों की आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब तक कितने जिले हो गए थे? 70। तो इसके बाद 28, 29 और कितना हो गया? 30। 28वां
जिला है, यानी वो किसको बनाया जाता है? 12। 29वां जिला दौसा को बनाया गया और 30वां जिला राजसमंद है, इसको बनाया। इन 3 जिलों का गठन किया। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 30। 27 से बढ़कर के यानी 30 जिले होते हैं। 12 दौसा, एक ही दिन इनकी घोषणा होती, एक दिन में ही इनकी घोषणा होती है। वो एक तारीख कौन सी थी, कौन बताएगा? चल बेटा तू बता। हाँ, 10 अप्रैल 1991। वेरी गुड। 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को यानी 3 जिलों का गठन किया आता है। बताइए 3 जिले कौन कौन से थे? 12 दौसा और राजसमंद। ये तारीख थी 10 अप्रैल 1991। अब ये जो जिले हैं, बताइए दूसरा क्वेश्चन, इस समय यानी ये 10 अप्रैल 1991 को मुख्यमंत्री कौन थे? कौन बताएगा? वेरी गुड। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। बीएस शेखावत कौन थे? बीएस शेखावत। भैरों सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 3, 28, 29 और 30 ये 3 जिले एक ही दिन में बनते हैं 10 अप्रैल 1991। तो इसका मतलब उस समय पढ़ने वाले लोग भी कह दिया होगा कि अब तो भूगोल बदल गया, लेकिन समझदार थे, कोई भूगोल नहीं बदला था। पढ़े लिखे आदमी हुआ करते थे, बुद्धिजीवी होते थे कि ये प्रशासनिक इकाइयां हैं, इनका काम है प्रशासन को मजबूती देना। तो अगला आप लिखिएगा 10 अप्रैल 1991 को दस अप्रैल 1991 को भैरों सिंह शेखावत की अध्यक्षता में भैरों सिंह शेखावत की अध्यक्षता में तीन नए जिलों का गठन किया गया। तीन नए जिलों का गठन किया गया। बताइए 28वां जिला कौन सा है? तो लिखिए 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद। तो बताओ जिलों की संख्या कितनी हुई? 30। आगे कि 30 जिले हो गए, लेकिन अभी भी बहुत बड़े बड़े जिले थे जिनमें प्रशासनिक मजबूती देना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए 31वां जिला आरजे 31 आले 31वां जिला किसको बनाया आता है? हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़ कब बनाया जाता है? 12 जुलाई 1994। यही मुख्यमंत्री होते हैं किनकी अध्यक्षता में? बीएस शेखावत। कौन सा जिला? 31वां जिला हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994। इसके बाद 32वां जिला
चंबल के बीहड़ प्रदेश है, उसमें डकैतों की कमर तोड़ने के लिए और जिले की आवश्यकता महसूस की गई। हां, करौली के कितने लोग हैं? करौली का नहीं है कोई भी? हाँ, और एक भी आदमी करौली का नहीं है, ये हो नहीं सकता, नहीं है। हाँ, तो करौली है, यही इसको एक नए 32वां जिला कि कौन से नंबर का जिला दिया आता है? 32वां जिला। 32वां जिला 3 साल बाद, मतलब 19 जुलाई, कितनी जुलाई आती है? 1997 को यही किनकी अध्यक्षता में? BS शेखावत की अध्यक्षता में 32वां जिला कौन सा बनता है? करौली। बताइए जिलों की संख्या कितनी हो गई? 32। और इसी समय यह करौली का जो क्षेत्र आता है, इसमें बतौर SP IPS नियुक्त किए आते हैं MN दिनेश। किनको? MN दिनेश को, जो IG हैं अभी के रूप में हैं। और तुम में से तो बहुत सारे जानते ही नहीं होंगे। MN दिनेश का नाम पहली बार ही सुना, कितने लोगों ने पहले सुना है? हाँ, बहुत आइडियल अफसर है। इधर चंबल के बीहड़ प्रदेश को डकैत मुक्त करने में, और लास्ट डकैत जो बड़ा डकैत राम सिंह था, उसका एनकाउंटर करने में, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है वो, उसको डांग प्रदेश को सीधा करने में उन्हीं की महत्व। नए नए यंग ही थे, लगे ही थे, पहली पोस्टिंग ही थी राजस्थान में, बतौर फर्स्ट पोस्टिंग के, है ना। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का नाम आपने सुना, उसमें उनको सजा भी हुई थी, 7 साल तक जेल में भी रह के आए थे। तो ये आपने लिख लिया 10 अप्रैल 1991 को BS से का तीनों जिलों के नाम लिख लिए। अब अगला 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला हनुमान, लिखिएगा आप। 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला हनुमानगढ़, 31वां जिला हनुमानगढ़। और 19 जुलाई 1997 को 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला करौली, करौली बनाया गया। इन दोनों जिलों का गठन बहनूत सिंह शेखावत के कार्यकाल, बहनूत सिंह शेखावत के कार्यकाल में हुआ। कि बहनूत सिंह शेखावत है या उनके कार्यकाल में होता है। अब तक के जिले कितने हो गए? 32 जिले हो गए। जनता भोली थी। जैसे जैसे जिले बने ना, तो लोगों को पता चला कि यार विकास हो रहा है, तो लोगों की मांग बढ़ना शुरू होगी। यहां पर भी हरिदेव जोशी वाला स्टैंड अपनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी। वसुंधरा जी ने भी यही दिमाग लगाया कि अगर सत्ता में आना है तो पूर्वी राजस्थान को नियंत्रण में लेना जरूरी है। कौन से राजस्थान को? पूर्वी राजस्थान। एरिया तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है, लेकिन वोट बैंक ज्यादा नहीं है। जनसंख्या ज्यादा कौन से राजस्थान में है? पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या क्या है? कम। और वो ही सत्ता में आता है जो पूर्वी राजस्थान के लोग जिसका साथ दे देते हैं, वो सत्ता में आ जाएगा।
तो और पूर्वी राजस्थान के दो कद्दावर नेता हैं, एक वसुंधरा जी है और एक पायलट साहब है। दोनों कद्दावर ने, दोनों की अच्छी पकड़ है उसे। पिछली बार संयोग से मानिए चाहे वियोग से मानिए, पायलट साहब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, पूरी मेहनत उनकी थी। अब की बार तो वसुंधरा जी, मेहनत उन्हीं की थी और वसुंधरा जी नहीं बन पाए। बाकी 7 पूर्वी राजस्थान की वजह से। तो वसुंधरा जी ने पूर्वी राजस्थान के लोगों को साधने के लिए कहा कि पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं, इनका आजादी की लड़ाई में भी योगदान था, मुगलों से लड़ने में भी योगदान था, हर जगह इनका योगदान रहा, लेकिन इन लोगों को अभी तक कोई खास चीज नहीं मिली। इसलिए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भरतपुर को एक संभाग देंगे, भरतपुर को हम संभाग ही बनाएंगे। लोगों ने पुरजोर सपोर्ट किया, गजब का सपोर्ट किया, और वसुंधरा जी हैं बहुमत के साथ में सत्ता में आ जाते हैं। और उन्होंने 4 जून 2005 को वसुंधरा जी ने कौन से संभाग की घोषणा कर दी? भरतपुर। भरतपुर संभाग को कौन सा संभाग बना दिया आता है? और मैडम ने फर्स्ट कार्यकाल में बहुत काम करवाया था। हो सकता है तुम उस समय बहुत छोटे होंगे, कुछ हो सकता है नहीं भी हो, कल्पना में रहे माता पिता की। 4 जून 2005 के बाद के कितने लोग हैं? तुम 4 जून 2005 के बाद के हो, पहले कार्यकाल में आप नहीं थे, तो उस समय हो सकता है माता पिता की कल्पना में रहे होंगे कि हमारे बच्चा बच्ची आने वाले हैं, वही था ना। तो उस कार्यकाल में भरतपुर संभाग को 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बना दिया आता है? 7। किसने इसकी घोषणा की थी? वसुंधरा। अब इस संभाग की घोषणा के साथ ही लोगों में और ज्यादा जागरूकता, पढ़े लिखे हो गए, अब पढ़ने लग गए थे। पहले 2000 से पहले आप देख लीजिए, आपके पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, वो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, पर पढ़ाई का इतना इंपॉर्टेंस नहीं थे, खेती काम है या उसमें ही ध्यान रखते थे, पेट भरना चाहिए बस, वही था। और मूलतः यही था कि जो सामान्य जो तबका, जो गांव के रहने वाले सामान्य जो लोग हुआ करते थे, उनको इतना पढ़ाई का पता नहीं था तो उनके एडमिशन भी नहीं हो पाते थे। फिर आरक्षण मिलता है, उसके बाद में उनका थोड़ा सा उत्थान होता है, कॉलेजों में स्कूलों में एडमिशन शुरू होते हैं, और उस एडमिशन के तहत जाकर के पढ़ाई का प्रचार प्रसार होता है। इसलिए 2004 से लेकर के अब तक ग्रामीण लोगों ने सरकारी महकमों में काफी सहयोग किया है। नहीं तो पहले अपने ही स्कूलों में पढ़ाने के लिए यूपी से मास्टर आया करते थे, है ना। हाँ, वो यूपी के अपने यहां एजुकेशन का, अब आप ही के भाई बहन पढ़ा रहे हैं उनमें। हम यूपी से उनसे बहुत आगे निकल गए, अपने लोग वहां पढ़ाने के लिए चले जाते हैं वो। तो अगला आप लिखिएगा, यहां 32 तक लिख लिया था अपन ने। हाँ, तो लिखो 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भरतपुर संभाग की घोषणा की। इस प्रकार संभागों की संख्या इस प्रकार संभागों की संख्या 7 हो जाती।
उधर ही दक्षिणी राजस्थान में एक मांग उठती है एक जिले को लेकर के। वो जिला कौन सा आता है? प्रताप। अब इतने लोग जागरूक हो गए, नेतृत्व करने वाले पढ़े लिखे लोग आ गए। नहीं तो पहले सरपंच वगैरह होते थे ना, 2000 से पहले एक ही था, वर्षों तक सरपंचाई करता था, गांव के लिए नियुक्त कर ये लो, और उनको कोई ज्यादा काम करवाना नहीं आता था, केवल गांव में ही पटेलाई कर लेते थे, जो कह देते वही था बस। और जो नेता, और इसलिए पुराने समय का आप रिकॉर्ड उठा करके देखोगे, एमएलए एमपीज भी वही थे फिक्स। वो केवल उन सरपंचों को बुलाते हैं कि गांव वालों को कह देना मेरे को वोट देने हैं, बस वो गांव वालों को कह देते थे। और एक ही चलती थी, एक ही धारा में, जो सरपंच साहब ने कह दिया, चौधरी साहब ने या पटेल साहब ने, जागीरदार साहब ने जो कह दिया वही चलता था, और कुछ नहीं था। इसलिए पुराने आप एमएलएज को देखिएगा कि 15-15, 20-20, 25-25 साल तक वही रहे थे, कोई जागरूकता थी नहीं। गांव में न कोई बिजली है, न पानी है, न सड़कें हैं, कुछ भी नहीं। कुछ लोगों ने मांग की तो उनको कहा पागल है के, अगर गांव में बिजली आ गई तो बरसात के समय पानी में करंट आ जाएगा। हां, घर पे पूछिएगा आप, यही कहते, विरोध करते थे कि नहीं, अरे अभी अभी आप कहते इधर अभी भी है, सड़क नहीं बनाने देते, अब भी कहे गांव के पास से सड़क नहीं बननी, खेत के पास से बनाने नहीं, लड़ लेते आपस में। अभी अभी मैं जाके आया था एक यार, उनके खेत से निकल के कहे क्यों बनाई आप, जबकि सड़क निकल गई तो कीमत बढ़ गई यार, कितना क्या। लेकिन लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आज भी वो मेहनत में ही क्या है? विश्वास है उनका, टेक्नोलॉजी में इनमें विश्वास है नहीं, तो लोग नहीं मानते। तुम दूर क्यों जा रहे हो? शुरुआत में जब मोबाइल आया था और जिस दिन बादल बन जाते थे, बिजली चमकती थी, क्या करते थे? बोलो क्या करते थे? स्विच ऑफ भी करते थे। उससे पहले, तुम तो नई जनरेशन के लोग हो, 2005 से पहले वालों को भी पूछ रहा हूं, हां क्या करते थे? स्विच ऑफ तो करते ही करते थे, इसके साथ उसकी बैटरी निकाल के उधर, सिम वहां पर है, मोबाइल वहां पर है। इतनी जागरूकता थी कि क्यों बिजली गिर जाएगी इसके ऊपर, तो ये डर ही तो बिठाया गया था। अब साथ ही घूमते, और सबसे पवित्र चीज ही मोबाइल है, इससे कोई पवित्र चीज है क्या? कोई पवित्र नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब में जाते हो, हाथ धो करके आते हो, केवल यही मोबाइल है जो बाथरूम में, गटर में, कहीं पर भी साथ जाता है। क्या इसको धोते हो? तो सबसे पवित्र चीज हो गई। अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आपको कौन कौन अंदर लेके जा रहा है वो, इतना कितनी पवित्र चीज है या नहीं है? धोने की जरूरत पड़ रही है इसको सबसे। तो ये एक डर था लोगों में, लेकिन अब कुछ लोगों ने नेतृत्व किया तो सरकार की भी सामत आ गई। लोगों ने मांग करना शुरू कर दी कि हमें हमारा जिला चाहिए, सीधा मुख्यमंत्री के पास जाने लग गए। मुख्यमंत्री ने सोचा कि हर किसी से हम बात करेंगे, इसलिए ऐसा काम किया जाए कि इनसे डायरेक्ट आमना सामना नहीं हो, केवल आमना सामना चुनाव के टाइम ही हो, नहीं तो मरा देंगे। इसलिए एक बिचौलिया सिस्टम निकाला गया, कमेटी का गठन। यह कमेटी इसीलिए है कि डायरेक्ट सरकार से झड़प ही नहीं हो, कि डायरेक्ट सरकार से क्या नहीं हो। इसके लिए क्या किया था? कमेटी का गठन किया। जब भी कई बार दंगा हो जाता है तो क्या कर दिया जाता है? कमेटी का गठन। अब आप जाओगे वहां, आंदोलन करोगे, नारेबाजी करोगे, तो नेता क्या कहेंगे? नेता यही कहेंगे, जाकर के कमेटी से पूछो। कमेटी में कौन नेता होता है या अधिकारी होते हैं? अधिकारी तो बेटा भाव देता ही नहीं है,
इसलिए अधिकारी हाँ हाँ हम हमारा काम करें, चलो आप चलो, पुलिस पीछे 10 खड़े रहते हैं, ज्यादा करोगे लट बजाएंगे वो। ये कमेटी ठंडे बस्ते में, किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना है तो किसका गठन कर दिया आता है? कमेटी का। हमारा संविधान बहुत अच्छा, नेता भी हमें दिए और ब्यूरोक्रेट्स भी दिए, प्रशासनिक जो अधिकारी आईएएस आईपीएस हैं यानी ये भी हमें दिए, आरएस वगैरह है ये हमें दिए। कौन अच्छे होते हैं, नेता या अधिकारी? अधिकारी नहीं होते बेटा, नेता ही होते हैं अच्छे। अधिकारी कभी घुसने नहीं देते तुम्हें, ये नेता नहीं होते ना तो कुछ नहीं करने देते तुम्हें। तुम कह रहे हो अधिकारी, सारा काम ही अधिकारी करते हैं। नेता तो भ्रष्ट बना दिया आता है उसको, नेता भ्रष्ट नहीं होता है, उसको बना दिया आता है। आप जाओ एसडीएम ऑफिस में घुस जाओ, देखे अंदर बैठे कह देंगे साहब नहीं है। अगर नेता ने आपको कह दिया कि अंदर बैठा और आपको पता है नेताजी नहीं मिलना चाह रहे, तो कोई बात नहीं, 5 साल बाद फील्ड में आ ही जाएंगे, कपड़े फाड़ ही देंगे, धोती फाड़ देंगे चलेगी। क्या अधिकारी की फाड़ सकते हो तुम? नेता को तो गाली निकालना आसान है, स्याही फेंकना आसान है, थूकना आसान है, उस पे अधिकारी पे आसान है नहीं है। यह सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए दोनों की जरूरत है, नहीं तो एक दूसरा तानासा हो जाता। इसलिए ये पटेल साहब का दिमाग था कि ये दोनों को जरूरी है इस देश को चलाने, और दोनों को आमने सामने रखो। जहां प्रशासन और अधिकारियों की दोस्ती होगी वहां जनता पे अन्याय होगा, और होने देख रहे हो आप अब ऐसा ही हो रहा है। नेता और अधिकारी दोनों साठ गांठ में आगे मिल बैठे, अपना सत्यानाश है वहां पर। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए इन दोनों को विरोध में रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन ये दोस्त हो गए, तो ये नुकसानदायक हो रहा है। तो प्रतापगढ़ की दिन प्रतिदिन मांग थी तो दिमाग लगाया नेताओं ने, कहा कि इनके हर दिन ये तो आंदोलन करना आ जाते हैं कि प्रतापगढ़ चाहिए। तो इनको एक काम करो, ठंडे बस्ते में डालो। और इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया था, परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी कमेटी का गठन किया जाता है? जब भी आए तो जाओ परमेश चंद्र कमेटी से पूछिएगा वो कहां तक पहुंची, आपका काम कर रही है, कहां तक कमेटी पहुंची है। कमेटी कह रही है कि हम कर रहे हैं, आप जाइए। कमेटी से आप मातापची कर ही नहीं सकते, वो 2-4 तो इंग्लिश में बोल देगा, नहीं हाँ पता ही नहीं चलेगा। तीसरा फिर हड़का देगा, है ना। चौथा कि मेरे को ज्ञान दे रहा है, क्योंकि आईएएस होता है उसमें रिटायर्ड, वो भी रिटायर्ड आईएएस होता है, तो आप कुछ कह। और लेकिन जिस दिन सरकार, पावरफुल नेता ही होगा, जिस दिन सरकार को करना होगा उस दिन कमेटी को भी नहीं पता है, कर दिया। कमेटी से को कहते हैं साइन कर दिया, बस इतना ही, क्यों कानून तो हम ही बनाएंगे। और इसीलिए परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला कौन सा बना दिया आता है? प्रताप। 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे यह 33वां जिला कौन सा बनाया आता है? प्रतापगढ़। तो लिखिएगा आप एक लाइन, 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ही परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ही 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया। 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया। प्रतापगढ़ का गठन प्रतापगढ़ का गठन 3 जिलों की 5 तहसीलों, 3 जिलों की 5 तहसीलों से हुआ है। अब जिसमें नंबर 1 उदयपुर से
कौन सा क्षेत्र लिया आता है? अरनोद नहीं, दरियाबाद। उदयपुर से कौन सा लिया आता है? दरियाबाद। अभी तक हमारी सरकार, पूर्व में जब 50 जिले थे तो कम से कम यह स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि कौन से कौन सा लिया गया है। अब तक ये जो नई सरकार है, यानी ये प्रशासनिक इकाइयां हैं, यानी ये काम नहीं कर पाई। तो तब तक कोई भरोसा नहीं है कि 41 रहेंगे, 45 होंगे, है ना। हाँ, तो उदयपुर से कौन सा लिया गया? दरिया। इसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से अपन देखेंगे, दरियाबाद के साथ चित्तौड़गढ़ से एक लिया आता है कौन सा? अरनोद। अरनोद के बाद छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी आज भी चित्तौड़गढ़ में ही है, और खुद एक तहसील और ले ली जाती है, यानी वो कौन सी आती है? प्रतापगढ़। तीसरा जिला कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से पीपल खूंट लिया आता है। कितनी तहसीलें होगी? इन 5 तहसीलों का गठन किया आता है, 5 को मिलाया आता है और एक नया जिला बना दिया आता है, 33वां जिला। बताओ वो 33वां जिला कौन सा होता है? प्रतापगढ़। तो उदयपुर से कौन सी तहसील ली जाती है? चित्तौड़गढ़ से, फिर इसके बाद, और बांसवाड़ा से पीपल। कितने जिले हो गए? 33। अब 33 के बाद 50 से वापस 41। ये तो था पुराना जो जिलों का इतिहास। ठीक है, बाकी अपन बाद में करें।